नमस्कार दोस्तों। आप लोग लंबे समय से ये डिमांड कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 में शुरू होने वाले हैं और शुरुआत के महीनों में ही होंगे। और वैसे तो 5 स्टेट में चुनाव होने हैं अगले साल, लेकिन उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव होगा वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और आप सब लोग लगातार, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, जो मेरे साथ लाइव में जुड़ते हैं रोज़ाना आज रात का शो में 10 बजे, वो लोग भी मेरे से यही कहते रहते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में बताइए, उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में जानकारी दीजिए। और पिछले कुछ 2-3 दिनों से घटनाक्रम ऐसा हुआ भी है कि उत्तर प्रदेश अपने आप ही एक हाईलाइट हो गया है चुनावों के हिसाब से राजनीति के क्षेत्र में। देखिए, पहले भाजपा में खलबली मची कि कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, BL संतोष जैसे बड़े नेताओं को भेजा गया लखनऊ में ये फीडबैक लेने के लिए कि देखिए अगले साल के जो चुनाव होंगे उससे पहले पार्टी में, संगठन में या योगी कैबिनेट में क्या बदलाव किए जा सकते हैं, इसका फीडबैक लेकर आइए। वो फीडबैक लेकर चले गए। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी में खलबली मच गई। मायावती ने अपने 2 विधायकों को पार्टी से निकाल दिया, लालजी वर्मा और रामअचल राजभर को। अंबेडकर नगर ज़िले से विधायक थे, कटेरी और अकबरपुर से, और ये इलाके मायावती के अपने घरेलू इलाके हैं, बसपा का गढ़ हैं। और लालजी वर्मा तो 5 बार के MLA हैं, रामअचल राजभर तो 5 बार के MLA हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। लालजी वर्मा इस समय विधानमंडल दल के नेता थे। तो मायावती ने इनको निकाला है। और इसके साथ ही साथ अब जो विधानसभा का टोटल सिनेरियो बन गया है उसमें मायावती की स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई है कि बस कुछ पूछिए मत। 2017 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था, 19 विधायक जीत कर आए थे मायावती के, और आज रह गए हैं केवल 7। क्यों? मायावती को किसी पर यकीन नहीं है, किसी पर भरोसा नहीं करती हैं मायावती, और ज़रा सा भी कोई उनका कान भर दे एकदम एक्शन ले लेती हैं। लालजी वर्मा के मामले में ऐसे ही हुआ है। लालजी वर्मा ने खुद मीडिया को ये बताया है कि अंबेडकर नगर के एक बसपा नेता हैं जिनका नाम है घनश्याम सिंह खैरवार, उन्होंने मायावती के कान भरे उनके बारे में और कहा कि भाई ये लोग बगावत कर रहे हैं पार्टी से, और इनकी तो बात चल रही है कि ये समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। और मायावती ने बताया जाता कि एक तरफा एक्शन ले लिया रामअचल राजभर और लालजी वर्मा के खिलाफ, जबकि ये दोनों ही नेता पार्टी के उस समय से नेता हैं जिस समय काशीराम साहब पार्टी को चलाया करते थे, संस्थापक सदस्यों में से हैं। और इन्हें दूध में से मक्खी की तरह इस तरह से निकाल कर फेंका गया, इनकी जरा सी बात नहीं सुनी गई। क्यों? क्योंकि इन मायावती को किसी पर भरोसा ही नहीं है। और रामअचल राजभर का तो मैं कहीं बयान पढ़ रहा था कि मैंने सतीश चंद्र मिश्रा को फ़ोन किया, उन्होंने मेरा फ़ोन ही नहीं उठाया। और मायावती तो किसी की सुनती नहीं, एक तरफा एक्शन ले लेती है। यही वजह है कि अब मायावती के 19 में से 7 विधायक रह गए हैं और 12 विधायक अपने आप ही इधर उधर हो चुके हैं। मायावती ने 2020 के अक्टूबर में एक राज्यसभा का चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, जिसमें अपने प्रत्याशी रामजी गौतम को मायावती ने मैदान में उतारा था। और उस समय 7 बसपा के विधायकों को एक झटके से उन्होंने पार्टी से निकाल दिया था, क्योंकि उन पर यह आरोप था कि ये लोग समाजवादी पार्टी से मिल गए हैं और अखिलेश यादव के कहने पर क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं या उनके प्रत्याशी के समर्थन में वोटिंग कर सकते हैं। इस तरीके से एक झटके से 7 MLA तो मायावती के तब चले गए थे। एक उनके विधायक थे रितेश पांडे, वो 2019 में सांसद बन गए थे, और फिर जब उनकी विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था तो वो समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई। तो इस तरीके से मायावती का जो धीरे धीरे है वो वीकनेस सामने आ रही है। और लोगों पर विश्वास न करना, ख़ासतौर से मायावती को इस बात से बड़ी चिंता रहती है कि मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ रहना चाहिए। मुस्लिम वोट बैंक को वो बड़ा फोकस करके चलती हैं। इसलिए उन्होंने अब लालजी वर्मा के स्थान पर जिस व्यक्ति को विधानमंडल दल का नेता बनाया है, शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, ये 2 बार के MLA हैं और मुस्लिम फेस के रूप में इन्हें मायावती प्रोजेक्ट कर रही है। उनका मानना है कि मैं अगर किसी मुसलमान को विधानमंडल दल का नेता बना दूंगी तो आने वाले समय में इसका लाभ होगा। और ये मायावती की हमेशा से इच्छा रही है कि मुसलमानों के वोट मुझे मिलने चाहिए, क्योंकि मैं मुसलमानों को सबसे ज़्यादा टिकट देती हूँ। और जहाँ जहाँ मायावती ने टिकट दिए हैं
मुस्लिम कैंडिडेट्स को लोकसभा चुनाव में देख लीजिए आप, तो दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन शानदार बन के आया है और मायावती के प्रत्याशी वहाँ जीते हैं। मायावती की तरह ही मुस्लिम वोटों को हासिल करने की एक दबी हुई इच्छा है प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं और इस समय वो 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश पर कुछ ज़्यादा फोकस कर रही हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक बड़े बदलाव किए हैं पार्टी संगठन में, और उन पार्टी संगठन के जो बदलाव हैं उनमें से सिर्फ 2 बदलावों पर मैं फोकस करना चाहूँगा। दोनों मुस्लिम फेस हैं, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। इनमें एक तो हैं उर्दू के जाने माने शायर हैं इमरान प्रतापगढ़ी। इमरान प्रतापगढ़ी जाने माने शायर हैं और इनको बनाया गया है कांग्रेस का जो अल्पसंख्यक सेल है, माइनॉरिटी सेल है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष। इमरान प्रतापगढ़ी से पहले नदीम जावेद जो जौनपुर वाले हैं वो इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी के बारे में ये कहा जाता है कि ये युवा मुसलमान उन्हें बहुत पसंद करते हैं और अपनी शायरी के कारण उनकी बढ़िया पहचान है। स्टार कैंपेनर रहे हैं, उनको जहाँ जहाँ मुस्लिम इलाके हैं उनमें प्रचार के लिए कांग्रेस ने भेजा था और उसका लाभ उठाने की कोशिश भी की थी। और इमरान प्रतापगढ़ी को अचानक से 2019 में मुरादाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ाया गया था, जबकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी मांग रहे थे 2019 में लोकसभा का टिकट कांग्रेस से, जो कि बसपा से निकाले गए थे। लेकिन उन्हें भेज दिया गया कि जाओ आप बिजनौर से चुनाव लड़ लो, और वो बिजनौर आ गए बेचारे, और वहाँ पर चुनाव लड़ा दिया गया था इमरान प्रतापगढ़ी को। तो किसी ने प्रियंका गांधी को ये बताया कि इमरान प्रतापगढ़ी बहुत पॉपुलर हैं, यंग फेस हैं, यूथ हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, शायर हैं, तो इन्हें प्रमोट किया जाए। हालांकि लोकसभा का चुनाव इमरान प्रतापगढ़ी हार गए थे क्योंकि उनके सामने प्रत्याशी थे सपा के एसटी हसन, और एसटी हसन जीत गए थे। और जहाँ पर भी कांग्रेस का प्रत्याशी मुस्लिम है और सामने सपा या बसपा का प्रत्याशी मुस्लिम है, तो मुसलमानों की प्रायोरिटी बन जाता है सपा और बसपा का प्रत्याशी, फिर वहाँ वोट नहीं मिलते कांग्रेस के प्रत्याशी को। ये एक प्रूवन फैक्ट है, आप निकाल कर रिकॉर्ड कहीं भी देख लीजिए। तो इमरान प्रतापगढ़ी को माइनॉरिटी सेल का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, ये अगले साल के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को देखते ही बनाया गया है। एक और इमरान है, ये हैं इमरान मसूद। इमरान मसूद के बारे में वो लोग ज़रूर जानते होंगे जो ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं। सहारनपुर ज़िले की राजनीति में ये सक्रिय रहते हैं और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं वीपी सिंह के समय में सरकार में। काजी रशीद मसूद साहब उनके ये भतीजे हैं और उनकी जो पॉलिटिकल विरासत है उसे रशीद मसूद साहब का बेटा तो बढ़ा नहीं पाया, लेकिन इमरान मसूद के कंधों पर ही वो जिम्मेदारी है। हालांकि परिवार में आपस में झगड़ा भी हो गया था, लेकिन इसके बावजूद भी ये माना जाता है कि मसूद फैमिली के जो झंडा बरदार हैं वो इमरान मसूद ही हैं। मुस्लिम फेस हैं और वेस्ट यूपी की 4-5 विधानसभा सीटों पर इनका अच्छा खासा प्रभाव है। सहारनपुर के चेयरमैन रहे हैं नगर पालिका के, और लोकसभा का चुनाव लड़े थे 2019 का यहाँ से सहारनपुर से, लेकिन बसपा के हाजी साहब से हार गए थे। और इमरान मसूद के बारे में उनका सबसे बड़ा परिचय आज तक का यही है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी का फर्स्ट टर्म वाला चुनाव हो रहा था, उस समय उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। वो मुजफ्फराबाद सीट है, वो कश्मीर वाला मुजफ्फराबाद नहीं, सहारनपुर में एक मुजफ्फराबाद विधानसभा सीट है, वहाँ से 2007 में ये विधायक बने थे जब मायावती की सरकार बनी थी, मायावती चीफ मिनिस्टर बनी थी उत्तर प्रदेश की। तो उस समय इमरान मसूद ने कहीं एक गांव में एक सभा करते हुए ये कहा था कि जो मुसलमानों के हत्यारे हैं या मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से सोच रखते हैं नरेंद्र मोदी, उन्हें प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बना दिया गया है और हम ऐसे आदमी की बोटी बोटी काट कर फेंक डालेंगे, कुछ इस तरह का बयान था। एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वो वीडियो वायरल हुआ था। साथी के लिए मार भी दूंगा और मर भी जाऊंगा, ना मरने से डरता ना मारने से डरता, दोनों से नहीं डरता। और भाई ड्रामेबाजी करने को कोई कुछ ही कर ले, नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? इमरान लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना जाने साले को, मोदी को मोदी के ठोक के। वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना देगा, साले की बोटी काट देंगे छुट्टी छुट्टी। और आओ मुसलमान का वोट 42% है, 42% वोट सहारनपुर में, और एक MP नहीं जीता, एक MLA नहीं जीता 42% में। 2% ठाकुर है,
एक MP, एक मंत्री, एक MLA, एक MLC, 4, 2% ठाकुर 4। ये वीडियो जब पहुंचा था प्रियंका गांधी के पास, उन्हें लगा कि वाह, यही आदमी है जो नरेंद्र मोदी को खुलकर गाली दे रहा है और दैट्स द पर्सन हुम वी वांटेड। यही वो व्यक्ति है जो हमें उत्तर प्रदेश में चाहिए। नरेंद्र मोदी के खिलाफ आक्रामक बयान देने वाला, उन्हें उल्टा सीधा कहने वाला, ऐसे व्यक्ति को प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बहुत बहुत पसंद करते हैं। और इमरान मसूद को उस समय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया था पार्टी का। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जो कांग्रेस कमेटी की सलाहकार समिति है उसके सदस्य थे। उनके कहने पर टिकटें मिल रही थी, ये स्थिति थी। और अब स्थिति ये है कि उन्हें और ज़्यादा तरक्की दी गई है। अब इमरान मसूद को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सचिव बनाया गया है, यानी कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर का कमान सौंप दी गई है। साथ ही साथ दिल्ली का प्रभारी बना दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि इमरान मसूद पर कितना भरोसा जताया है। और दिल्ली में मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ करने के लिए उन्होंने इमरान मसूद का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे पहला इस्तेमाल तो इमरान मसूद का 2022 के विधानसभा चुनाव में ही होने जा रहा है और उसी को फोकस में रखते हुए उन्हें राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। बीजेपी ने दांव खेल दिया है। बीजेपी ने स्वतंत्र देव सिंह का बयान आ गया है। बीजेपी के जो उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का असली चेहरा यही है, वास्तविक विचारधारा उनकी यही है कि जो पीएम को मारने की धमकी देने वाला व्यक्ति है उसे आप राष्ट्रीय सचिव बना रहे हैं। तो ये आलोचना तो कांग्रेस को झेलनी ही पड़ेगी। मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर कांग्रेस ने हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा आलोचनाएं झेली हैं। देखिए, अभी जो 5 राज्यों के चुनाव हुए थे 2021 में, उसमें केरल में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से गठबंधन किया। असम में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी है AIUDF, पूरी सांप्रदायिक पार्टी है, उसके साथ गठबंधन किया। पश्चिम बंगाल में फुरफुरा शरीफ वाले अब्बास सिद्दीकी ने पार्टी बनाई थी ISF, जिसकी एक भी सीट नहीं आई, उसके साथ समझौता किया। इस बात को लेकर आनंद शर्मा और तमाम कपिल सिब्बल जो पुराने दिग्गज कांग्रेसी हैं, उन सब ने आलोचना की थी कि हम सांप्रदायिक पार्टियों के साथ हमें समझौता नहीं करना चाहिए। कांग्रेस का स्वरूप एक सेकुलर पार्टी का है। लेकिन नहीं, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इस बात को लेकर फोकस्ड हैं कि मुस्लिम वोट सारे हमारे होने चाहिए, क्योंकि इंदिरा जी के समय में सारे मुसलमान वोट दिया करते थे कांग्रेस को। और ये उनकी एक दबी हुई इच्छा है जो बार बार उभर कर सामने आती है। और अब उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस इसी रास्ते पर निकल चली है। अब लगता तो नहीं कि कांग्रेस को इससे कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुसलमान तो जहां उन्हें मौका मिलेगा वो सपा और बसपा के मुस्लिम प्रत्याशी को ही प्रायोरिटी देगा। देखते हैं कांग्रेस को इससे क्या लाभ हो पाता है। बहरहाल जो ये चेंजेस अभी मायावती ने किए हैं और कांग्रेस ने किए हैं, मुस्लिम फेसेस को आगे बढ़ाना, ये तो साफ दर्शाता है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए मुसलमानों के वोट बैंक हथियाने के लिए जो लड़ाई है वो अभी से ही उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुकी है। और इससे बीजेपी को बड़ा सुकून है कि आप लड़िए, समाजवादी पार्टी भी लड़े, बसपा भी लड़े, कांग्रेस भी लड़े, सब मुस्लिम वोटों के लिए लड़े, हिंदू वोट हमारे साथ आ जाए। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर 2022 के विधानसभा चुनाव पर अब सुनिए, ये सीरीज शुरू कर दी है और लगातार हम चुनावों को लेकर जो अपडेट्स होंगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लेकर, उनको मैं एक सीरीज अलग से बनाऊंगा, एक प्लेलिस्ट हम तैयार करने जा रहे हैं। और अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ पसंद आते हैं तो इनको शेयर करें, लाइक करें। और जब आप वीडियो को सब्सक्राइब करें तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि मैं रोज़ाना लाइव आता हूँ। इसके अलावा कई ऐसे मौके होते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ में देता हूँ तो लाइव देता हूँ। उस मौके पर अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मुझसे जुड़ सकते हैं। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।